नमस्कार। आज हम बात करेंगे भारत की अर्थव्यवस्था पर, जिसमें विरोधाभास की चर्चा करेंगे। भारत की दुनिया में लोकप्रियता बढ़ रही है, लेकिन रुपया गिर रहा है, महंगाई बढ़ रही है, आम आदमी की जेब पर असर पड़ रहा है। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, भारत की लोकप्रियता तो बाहर बढ़ रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को घर बुलाकर चीन ताइवान के मुद्दे पर कठोर मैसेज दे रहा है, लेकिन भारत में स्थिति दूसरी है। एक तरफ हमारी अर्थव्यवस्था तेज़ी से बढ़ रही है, हम दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक हैं। दूसरी तरफ महंगाई, इन्फ्लेशन बढ़ रही है, बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है और रुपया लगातार गिर रहा है। आज के अंक में हम इसको ही विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे कि रुपया क्यों गिर रहा है, इसका आम आदमी, किसान, छोटे व्यापारी और पूरे इकोनॉमी पर क्या असर पड़ रहा है, सरकारी आंकड़े और असलियत में कितना फ़र्क है। इसलिए वीडियो अंत तक ज़रूर देखिए। ये आपके रोज़ के खर्चे, नौकरी और भविष्य से जुड़ा मुद्दा है। रुपये की गिरावट के इतिहास पर पहले चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले सच्चाई समझ लेते हैं। रुपया सिर्फ आजकल ईरान इजराइल तनाव के वजह से नहीं गिर रहा है, ये पिछले कई सालों से लगातार गिर रहा है। मई 2024 में 2 साल पहले $1 83 रुपये कुछ पैसे था। मई 25 में 1 साल बाद यही $1 85 रुपये 50 पैसे से भी ज़्यादा था। दिसंबर 25 में यही $1 89 रुपये 89.88 था, यानी लगभग ऑलमोस्ट 90 रुपया समझ लीजिए। मई 26 में $1 अभी 96 से भी ऊपर जा चुका है, या जो कि एक रिकॉर्ड है। रुपया लगातार कमज़ोर हो रहा है, मतलब $1 खरीदने के लिए हमें ज़्यादा रुपये देने पड़ रहे हैं। इसका नुकसान क्या होता है और कहाँ होता है? जब रुपया गिरता है तो हमें बाहर से चीज़ें महंगी खरीदनी पड़ती है। इसे कहते हैं इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन, यानी बाहर से आने वाली महंगाई। यानी जब हम महंगी चीज़ खरीदेंगे तो महंगी ही देश के अंदर भी मिलेगी। हम तेल, क्रूड ऑयल बहुत सारा बाहर से ही लाते हैं। हॉर्मुज़ स्ट्रेट, जो एक समुद्री रास्ता है, वहाँ पर तनाव होने से तेल की सप्लाई प्रभावित हुई है। ब्रेंट क्रूड की कीमत पहले से 2 गुनी होकर 105-110 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच गई है। इससे हमारा आयात का खर्च 2 गुना बढ़ गया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को विदेशी मुद्रा भंडार फॉरेक्स रिजर्व से डॉलर बेचकर रुपया संभालना पड़ रहा है, फिर भी नहीं संभल रहा है। कारण, इसका और भी कारण की हम पड़ताल करेंगे। कारण सिर्फ तेल नहीं है। विदेशी निवेशक लगातार पिछले कई वर्षों से पैसा निकाल रहे हैं, और अभी के फाइनेंशियल ईयर में या पिछले फाइनेंशियल ईयर में तो लगातार निकाल ही रहे हैं। विदेशी निवेशक क्यों पैसा निकाल रहे हैं? रुपया गिरता देख फॉरेन इन्वेस्टर, जिसको FIIs बोलते हैं, वो डर जाता है। उन्होंने $20 बिलियन से ज़्यादा पैसा भारत से निकाल लिया। इससे डॉलर की कमी हो गई, और इससे डॉलर की कमी तो हुई ही, और रुपये के मूल्य में भारी गिरावट आई। दूसरा, ट्रेड डेफिसिट, खासकर चीन के साथ। हम चीन से इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीनरी, केमिकल्स, बहुत सारा चीज़ें खरीदते हैं, लेकिन अपना सामान हम चीन को कम बेच पाते हैं। इससे विदेशी मुद्रा का घाटा बढ़ता है। अन्य कारण में अगर गौर फरमाएं तो दुनिया भर में सामान महंगे हो रहे हैं। घरेलू समस्याएं भी हैं, जैसे हमारी मानसून पर निर्भरता, किसानों का खर्च बढ़ना। अब आज के डेट में दोस्तों, रुपया एशिया की सबसे कमज़ोर मुद्राओं में से एक है। सोचिए, एक तरफ हम 2047 तक विकसित भारत बनाने की बात कर रहे हैं, और आज हम अपने ही कॉन्टिनेंट में, पूरे एशिया में, हमारी मुद्रा सबसे कमज़ोर मुद्रा बन चुकी है। काफ़ी चिंता की बात है। सबसे ज़्यादा असर इसका आम आदमी पर पड़ रहा है। पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस सब महंगे। ट्रांसपोर्ट महंगा होने से सब्जियां महंगी, फल महंगे, अनाज महंगे, दूध,
सब महंगे हो रहे हैं। मध्यम वर्ग और गरीब वर्ग की जेब पर बोझ बढ़ रहा है। सेविंग्स कम हो रही है, जीवन स्तर प्रभावित हो रहा है। सीधा असर आपकी जेब और थाली दोनों पर पड़ रहा है। हमारी अर्थव्यवस्था में लगभग आधे लोग 45% से ज़्यादा कृषि पर ही निर्भर है, लेकिन जीडीपी में उनका योगदान सिर्फ 16 से 17% है। डीजल अगर महंगा होता है तो खेती का खर्च बढ़ता है। खाद महंगे हैं और उपलब्धता भी इसकी कम है। मशीनों के पार्ट्स महंगे हैं। छोटे किसान सबसे ज़्यादा परेशान हैं। नतीजा, छिपी हुई हिडन अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रही है। कृषि क्षेत्र में सबसे ज़्यादा छिपी हुई बेरोजगारी देखने को मिलती है। लोग काम करते दिखते हैं लेकिन कमाई कम है। एमएसएमई और उद्योग पर भी इसका असर हुआ है। छोटे उद्योग हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, लेकिन सबसे कमज़ोर भी। कच्चा माल बाहर से आता है जो महंगा होता है। ट्रांसपोर्ट, पेट्रोल, डीजल ये महंगा हो गया। बिजली और लॉजिस्टिक खर्च बढ़ गया। मांग कम हो गया, मुनाफा घटा। कई छोटी फैक्ट्रियां बंद होने के कगार पर है। पहले $1.90 पर मशीन आती थी, अब वही 95 से 96 रुपया हो गया। यानी अभी तत्काल तुरंत का ये महंगाई है। बेरोजगारी अगर देखें तो सरकारी आंकड़े कुछ कहेंगे और हकीकत कुछ और है। सरकारी आंकड़े बता रहा है कि 2023 में 5% था और 2024 में 4.9%, लेकिन ओरिजिनलिटी कुछ और है, सच्चाई कुछ और है। आईटी सेक्टर में एआई के वजह से बड़े पैमाने पर लेऑफ्स हुआ है, छटनी हुई है। कई नौकरियां, नई नौकरी जो होना चाहिए था, सृजित होना चाहिए था, वो कम बन रही है। कृषि में हिडन अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है। यूथ्स बेरोजगारी दर काफ़ी हाई है और अच्छी नौकरियों की संख्या बिल्कुल कम है। जीडीपी अच्छा दिख रहा है, लेकिन नौकरियां नया नहीं बन पा रही हैं। अमीर और अमीर होते जा रहा है, गरीब और मध्यम वर्ग बिल्कुल दबा जा रहा है, पिस रहा है। ये किसी एक सरकार की अंदर ऐसा हो ऐसी बात नहीं है, यह एक स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है। वित्त मंत्री रुपया बचाने के बजाय प्रधानमंत्री की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कितनी लोकप्रियता है, कितने नारे लगते हैं, कितने लोग तालियां बजा रहे हैं, इसकी चर्चा करते हैं। क्या हमें विदेश की तारीफ चाहिए या आम आदमी की आर्थिक सुरक्षा चाहिए? आत्मनिर्भर भारत का नारा तो हम देते हैं, लेकिन तेल, कच्चा माल, चीन पर निर्भरता अभी भी ज़्यादा ही है। और सबसे तुर्रा इस बात का कि मीडिया भी पूरी सच्चाई नहीं दिखा रही है। ये मीडिया आज के डेट में लगभग वही बता रहे हैं जो सरकार बताना चाह रही है। उसके पड़ताल में जाने की ज़रूरत नहीं समझते, या पड़ताल वो कर भी लेते हैं तो उसे दिखाते नहीं। तो दोस्तों, हमें आयात कम करना होगा। अपना सामान मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे हमें पूरा जोर देना होगा। जैसे आज अगर चाइना अमेरिका को टक्कर दे रहा है, इसका प्रधान कारण है कि उसने मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में काफ़ी प्रगति की है। हमें भी अपना सामान ज़्यादा से ज़्यादा बनाना होगा, एक्सपोर्ट करना होगा, निर्यात करना होगा, बेचना होगा, अच्छी नौकरियां पैदा करनी होंगी। सिर्फ बड़े नंबर नहीं, आम आदमी की बेहतरी चाहिए, क्योंकि जब तक आम आदमी का जीवन स्तर नहीं उठेगा तब तक अर्थव्यवस्था के ये किताबी आंकड़े किसी अर्थ के नहीं रह जाते हैं। आप क्या सोचते हैं? रुपये की गिरावट पर सरकार को क्या करना चाहिए? कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी दबाएं। और अगले सब्जेक्ट के लिए अगर आप सुझाव देना भी चाहें तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। मिलते हैं नए अंक में नए विषय के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।